हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी गौड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। मुझे सर्च करने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें अभिषेक एसपी सर, मैं मिल जाऊंगा आराम से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा सा यूट्यूब के एरिया में आगे बढ़ने में मुझे हेल्प करें। तो कल हम लोग जो पढ़े थे एमनियोसेंटेसिस, जिसको सेक्स डिटर्मिनेशन हालांकि करना नहीं चाहिए पर उसको लोग करते हैं। दूसरी चीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग जो हेडिंग लेके आए हैं उसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। मतलब कह रहा है कि हम लोग धारण करते हैं, कुछ टेक्निक का उपयोग करते हैं प्रेगनेंसी में। और प्रेगनेंसी में भी ऐसे टाइम पर जिसमें ऐसी औरतें जिनको प्रेगनेंसी कैरी करने में क्या हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं। कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं, यूट्रस से संबंधित, फैलोपियन ट्यूब से संबंधित, ओवम से रिलेटेड, या स्पर्म को दिक्कत हो सकती है, स्पर्म काउंट उनका कम हो सकता है, स्पर्म की संख्या कम हो सकती है जिसको बोलते हैं, या फिर इजोकुलेशन में दिक्कत हो रही है, स्पर्म नॉन मोटाइल हो रहा है, मतलब वो चल के ओवम तक पहुंच नहीं पा रहा है, या फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसके बचने के लिए और उसको ठीक करने के लिए हम लोग जितनी विधियाँ अपनाते हैं, उसको अपनाने के लिए हम लोग इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी जो जानकारी है उसको एक बार देख लिया जाता है। तो जैसे ऊपर हम लोग मैंने पहले से ही लिख दिया है, थोड़ा समय बच जाएगा, इसमें वीडियो लंबा नहीं होगा, समझने में भी आसानी है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक हम लोग इसको कब अपनाते हैं? इनफर्टिलिटी के केस में। इनफर्टिलिटी बाझपन या नपुंसकता को बोल सकते हैं। मतलब या तो मेल हो या तो फीमेल हो, दोनों में जनन की क्षमता समाप्त हो गई हो, या कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई हो जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी करने में या फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। अब ये दिक्कतें खाली फीमेल को नहीं हो सकती, मेल को भी हो सकती हैं। इक्वल 50-50% हो सकती हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि खाली फीमेल पे दोष ना मढ़ा जाए, ये दिक्कतें मेल में भी आ सकती हैं। तो इनफर्टिलिटी में इतने टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा जानकारी पहले ग्रहण कर लेते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसको हम जनरेट करते हैं या उत्पन्न करते हैं किससे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF उसको कहते हैं। तो ऐसे कपल हस्बैंड वाइफ जिनमें इनफर्टिलिटी देखी जाती है, उनको ठीक करने के लिए जाते हैं वो IVF सेंटर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हॉस्पिटल पे, जहाँ पर कुछ विधियों का उपयोग करके फीमेल को प्रेगनेंसी कैरी करने में हेल्प किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि सबसे पहले इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है ओल्गम, वहाँ पर 25 जुलाई 1978 को लेस्ली और गिलबर्ट ब्राउन नामक दो कपल थे, हस्बैंड वाइफ। उन्होंने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया जिसका नाम था क्या? लुइस जो ब्राउन। वो एक फीमेल थी। दूसरा कह रहा है ये सारी तकनीक या ये सारी टेस्ट ट्यूब बेबी जिस डॉक्टर के देख रेख में हुई, उस डॉक्टर का नाम था रॉबर्ट एडवर्ड। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या ART हम लोग उपयोग करते हैं किसमें? इनफर्टिलिटी के केस में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में, या गैमीट्स इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र के केस में, या जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र के केस में, या इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र के केस में, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में, या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के केस में। इतने मेथड अपनाए जाते हैं इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए। दूसरा केस, टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रोसेस है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा लिया जाता है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर या हॉस्पिटल पर किए जाते हैं। सबसे पहले कहाँ किया गया? इंग्लैंड के ओल्घम नामक सिटी में। दो कपल हैं, लेस्ली और गिलबर्ट ब्राउन। कब किया गया? 25 जुलाई 1978 को। किस डॉक्टर के देख रेख में किया गया? डॉक्टर एडवर्ड। जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म ली वो फीमेल थी और उसका नाम रखा गया लुइस जो ब्राउन। इन दोनों के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें इनफर्टिलिटी के केस में मान लो हम पहला ले रहे हैं क्या? AI, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अभी खाली हम इंसेमिनेशन की बात करें तो ड्यूरिंग कोइटस सेक्स के टाइम पे मेल के बॉडी से स्पर्म निकलकर फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र होता है और जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और ओवम से फर्टिलाइजेशन के बाद पहला सेल जो बनाता है उसे कहते हो जाइगोट।
जाइगोट डिवाइड होगा 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज में, और फिर से 16 सेल स्टेज में डिवाइड होकर आकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा और फॉलो के फीमेल प्रेगनेंसी कैरी कर चुकी है। लेकिन आर्टिफिशियल यही काम हम कृत्रिम रूप से कर रहे हैं, खुद करा रहे हैं। मतलब मेल के बॉडी में इजैकुलेशन के टाइम पर सही ढंग से इजैकुलेशन नहीं हो रहा है या उसके पेनिस पे इरेक्शन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से उसके बॉडी से स्पर्म निकल कर कहाँ नहीं जा रहा है, फीमेल के यूट्रस में। तो मेल के बॉडी से हम क्या निकालते हैं, स्पर्म, और आर्टिफिशियल रूप से उसे फीमेल के यूट्रस में इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो जब किसी मेल के शरीर से स्पर्म को निकालकर कृत्रिम रूप से मानव द्वारा किसी फीमेल के यूट्रस में क्या किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और क्यों किया जाता है, क्योंकि मेल में जो स्पर्म काउंट कम है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, या मेल के पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा है तो स्पर्म बाहर नहीं आ रहा, या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कृत्रिम रूप से स्पर्म को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरा अगर हम लोग लें ICSI, मान लीजिए ICSI, इसको पूरा कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसका भी उपयोग उसी केस में किया जाता है जब मेल के बॉडी में स्पर्म काउंट कम हो, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर उसके बॉडी में जितने स्पर्म बनने चाहिए उतने स्पर्म बन नहीं रही, स्पर्म की संख्या क्या है, कम है। तो वो इंसेमिनेशन के टाइम पर ओवम तक क्या हो रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ओवम को लेंगे, ये हम लोग दूसरा चैप्टर जब पढ़े थे तब हम लोग ओवम का स्ट्रक्चर भी क्या है, पढ़े हुए हैं। एक ओवम को लेंगे, ओवम के बाहरी लेयर को कहते हो कोरोना रेडिएटा, और उसके अंदर वाले लेयर को कहते हो जोन पेलुसिडा। अब ओवम को लेंगे कहने का मतलब पेट्री डिश में लेंगे, एक छोटा सा डिवाइस में कहिए शीशे का एक ग्लास है उसके अंदर लेंगे, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, इसके अंदर। और माइक्रोस्कोप के साथ, माइक्रोस्कोप पीपेट एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती इसके अंदर इंजेक्शन की सहायता से क्या कर रहे हैं, उस स्पर्म को क्या कर रहे हैं, हम इंजेक्ट कर दे रहे हैं। इसमें एक स्पर्म को मान लीजिए हम लिए हुए हैं और उसको ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम इंजेक्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ तो ओवम का अपना न्यूक्लियस होगा, क्रोमोसोम होगा, सारी चीज़ें यहाँ पहुँच जाएंगी, स्पर्म पहुँच जाएगा और फर्टिलाइजेशन क्या होगा, हो जाएगा। तो कहा जा रहा है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्यों किया जाता है, या तो स्पर्म क्या हो, नॉन मोटाइल हो, नॉन मोटाइल कहने का मतलब वो गति नहीं कर रहा है, चल के जा नहीं पा रहा है ओवम तक। या स्पर्म का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में होगा, नीचे वाले हिस्से को टेल कहते हो, और ऊपर वाले हिस्से में एक नुकीला हिस्सा पाया जाता है जिसको कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीधे सीधे कहो कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। ये हेल्प करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन में। और फर्टिलाइजेशन में भी किसको, जोन पेलुसिडा वाले लेयर को तोड़कर क्या करता है, अंदर जाता है। तो जब स्पर्म में एक्रोसोम नहीं होता है तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है ओवम को, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। मेल में स्पर्म भी बन रहा है, फीमेल में ओवम भी बन रहा है, पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण फीमेल प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रही है और उनमें क्या आ रही है, इनफर्टिलिटी। तो जब जबरदस्ती हम किसी इंजेक्शन की सहायता से ओवम के अंदर स्पर्म को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक, अगला स्टेप अगर हम लोग लें कौन सा, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। मान लीजिए तीसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंट्रा नहीं यहाँ लिख दे रहा है, तीसरा यहाँ लिख रहा है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, या इसी को हम कह रहे हैं IUT,
इसमें क्या हो रहा है कि फीमेल का जो यूट्रस है ये ऐसे, ठीक, इधर तो फैलोपियन ट्यूब होगा, ओवम वगैरह होगा, ओजेंसिस होगा, इस साइड भी होगा। 14th डे पे ओवरी से ओवम निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे और उस प्रोसेस को बोलोगे ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। पर स्पर्म यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, फिर भी क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी आ जाएगी। जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, कहने का मतलब वो ठीक है, कैपेबल है, पर स्पर्म और ओवम आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के केस में हम लोग कर कह रहे हैं कि यूट्रस के अंदर स्पर्म को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं आर्टिफिशियल रूप से, जैसे हम इसके अंदर कर रहे थे। ये और ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इंजेक्शन की सहायता से इसके अंदर हम लोग क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, इन स्पर्म को, और स्पर्म यहाँ आएगा और ट्रेवल करके पहुंच जाएगा कहाँ पर, ओवम तक, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो जब आर्टिफिशियल रूप से हम स्पर्म को क्या कर रहे हैं, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं खुद, उसमें मानव का हस्तक्षेप है कहने का मतलब, तो उस प्रोसेस को ही हम कह रहे हैं क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और बचा गिफ्ट और आईवीएफ, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन तीनों की बात की जाए, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें हम अपने द्वारा ही कह रहे हैं, अपने द्वारा कहने मतलब डॉक्टर के द्वारा, कुशल पूरा अच्छा खासा वो एक्सपीरियंस होगा, उसके द्वारा हम कृत्रिम रूप से क्या कर रहे हैं, स्पर्म को किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा चीज़ आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जब फर्टिलाइजेशन किसी कारण नहीं हो पा रहा है तो हम डीएनए माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से किसी एक सिंगल स्पर्म को लेकर किसी ओवम के अंदर क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्म नॉन मोटाइल है, ओवम तक नहीं पहुंच रहा है, या अगर पहुंच भी जा रहा है तो उसमें एक्रोसोम नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जोन पेलिसिडा वाले लेयर को तोड़ नहीं पा रहे, तभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस, और ट्रांसफर मतलब डालना, ट्रांसफर करना, किसको, स्पर्म को। तो जब आर्टिफिशियल रूप से स्पर्म के अंदर हम यूट्रस के अंदर हम स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ रहे हैं पहले गिफ्ट पे, फिर आएंगे गिफ्ट पे, फिर आईवीएफ पे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। अगर कोई दिक्कतें हैं तो मैसेज में आप लोग टाइप कर दीजिए, उसको देख लिया जाएगा, फिर से सही कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी कल का वीडियो जो था उस पर आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, देख के अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं ये कहानी कहाँ तक जाती है, ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिए, साफ हो गया है। डिजिटल बोर्ड होता तो 1 सेकंड में साफ हो जाता, कोई दिक्कतें नहीं थी, ठीक। अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, गिफ्ट पे, ZIFT। पूरा नाम इसका है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक। इस पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये एक तरीके का क्या है, आईवीएफ है, ठीक। आईवीएफ की जहाँ तक की बात है उसको शायद आप लोगों को पता हो, पूरा नाम अभी हम थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब ही होता है यहाँ आर्टिफिशियल। तो जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कृत्रिम रूप से अपने द्वारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया करा रहे हैं जिसमें हमारा कुछ हस्तक्षेप है, तो उसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जब हम कराएंगे तो जाहिर सी बात है फैलोपियन ट्यूब में तो घुसेगा नहीं कोई, तो हम कहाँ कराएंगे, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। मतलब कह रहा है कि उस समय हम क्या करेंगे, स्पर्म को और ओवम को शरीर के बाहर फर्टिलाइज कराएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और अगर लिखा होता इन वीवो फर्टिलाइजेशन, वीवो का मतलब होता है नेचुरल, तो नेचुरल तरीके से होना चाहिए कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में,
तो यहाँ पे तो इनफर्टिलिटी का केस है, इसलिए हम इसको कहाँ कराएंगे, शरीर के बाहर। इसमें होता क्या है कि एक मेल है, कपल मान लो हस्बैंड वाइफ है, जो नॉर्मल है, दूसरा फीमेल है, ये भी पूरी तरीके से क्या है, नॉर्मल है। मतलब इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको कोई बीमारी नहीं है, पर कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए इनका फैलोपियन ट्यूब इतना ज़्यादा पतला है, इस फीमेल का, कि फैलोपियन ट्यूब इतना ज़्यादा पतला है कि ओवुलेशन के समय ओवम तो यहाँ पहुँच जा रहा है ओवरी से निकल के, पर स्पर्म यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इनमें क्या होगा, इनफर्टिलिटी का केस आ जाएगा। मेल के बॉडी में जो इंसेमिनेशन हो रहा है उसमें स्पर्म काउंट कम है, तो इस केस में भी क्या करोगे, वहाँ पर उतने स्पर्म पहुँचेंगे नहीं कि एक आध वहाँ पर फर्टिलाइजेशन में पहुँच जाए। तो उसके लिए हम लोग जो तकनीक अपनाएंगे उससे बोला जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या उसी को हम अगले स्टेप में बोल सकते हैं जिफ्ट, जिसमें हम फीमेल के यूट्रस में जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें करते क्या हैं, जो नॉर्मल मेल हैं इनके बॉडी से, ठीक है ना, क्या लेते हैं, स्पर्म, और मेल की बॉडी से तो स्पर्म बाहर ही आ जाएगा, ठीक, मास्टरबेशन के कारण। और फीमेल के बॉडी में हम पहले उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चेक करेंगे, और जिस दिन ओवुलेशन हो रहा होगा उसी दिन में क्या करेंगे, हम कैथेटर ट्यूब के द्वारा या लैप्रोस्कोपी के द्वारा हम उससे ओवा को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ओवा को क्या करें, बाहर निकाल दें। OVUM, ओवम भी लिख सकता हूँ, एक को लेंगे तो ओवा। अब स्पर्म और ओवम, ठीक, दोनों को लेके हम कराते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इसी फर्टिलाइजेशन को कितने लोग कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब में होता है, इसलिए हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसी के अंदर बेबी को जनरेट करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर सकते हो कि मान लो ओवम को टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा किए और स्पर्म को भी हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा किए, पर इसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं कराते। हम उसके लिए लेते हैं क्या, एक पेट्री डिश शीशे का होता है, इसमें स्पर्म को भी लेंगे और ओवम को भी लेंगे, दोनों को आपस में लेंगे। और यहाँ आपस में लेने से पहले इस ओवम को और इस स्पर्म को, ओवम को हम रखते हैं इंक्यूबेशन में। मतलब मान लीजिए कोई फीमेल है, उनके बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल चेक करके ओवुलेशन के समय पर हम क्या निकाल लिए, ओवम, और उस ओवम को हम इस इंक्यूबेशन मतलब हीट देते हैं, कितनी देर के लिए, 4 से 6 घंटे के लिए, और उसी प्रोसेस को कहते हैं इंक्यूबेशन। कितने टेम्परेचर पे रखते हैं, बॉडी टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस में, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और उसी के 2 घंटे पहले हम उसके मेल के बॉडी से क्या निकालते हैं, स्पर्म, और इसको भी इंक्यूबेशन में रखते हैं उतने ही देर के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन में क्या हो, आसानी हो। अब पेट्री डिश के अंदर स्पर्म और ओवम को दोनों को मिलाएंगे माइक्रोस्कोप में देखकर, ऐसा नहीं कैसे गोल दिए, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसको हम लोग छोड़ देते हैं लगभग 18 घंटों के लिए, ठीक, 18 घंटों के लिए छोड़ देंगे। और पेट्री डिश में ही फर्टिलाइजेशन होगा तो पहला सेल बनेगा क्या, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड होगा। और स्पर्म और ओवम कैसे होते हैं, एप्लाइड होते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि हुआ होगा मियोसिस सेल डिवीजन, जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड होगा अगले 18 घंटों में क्या, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज में, मतलब 2 से 4, 4 से 8 क्या बनेगी, कोशिकाएं बनेगी। और जाइगोट के बाद सब जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोटिक। पहले मियोसिस ताकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, और फिर क्या हो जाएगा, जाइगोट के बाद सब माइटोटिक, इन सब में क्या होगा, माइटोटिक। अब इस 8 सेल स्टेज को हम लेंगे लैप्रोस्कोपी द्वारा कैथेटर ट्यूब, कैथेटर ट्यूब, उसकी सहायता से इस फीमेल के यूट्रस में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर इन फीमेल, सॉरी यूट्रस में नहीं, फैलोपियन ट्यूब में, ट्रांसफर इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब।
फैलोपियन ट्यूब। और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जाते ही ये डिवाइड होगा कितने बार में? 16 सेल स्टेज में, 16 सेल स्टेज में। इसमें लगभग 24 घंटे समय लग जाते हैं। और फिर ये आएगा टहलते हुए कहाँ पर? यूट्रस में। यहाँ हो जाएगा उसका इम्प्लांटेशन और फीमेल हो जाएंगी प्रेग्नेंट। और प्रेगनेंसी कैरी करने के बाद पूरे 9 मंथ के प्रोसेस के बाद एक नॉर्मल बेबी को क्या करेंगी? वो जन्म देंगी, जिसमें इन्हीं हस्बैंड वाइफ के दोनों के क्या होंगे? डीएनए होंगे और कैरेक्टर होंगे। तो जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर किसने खोजा था? डेवराफ एटल ने। कब? 1986 में। इसमें जो कपल हैं वो पूरी तरीके से क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल। पर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए क्या कर रहे हैं? मेल के बॉडी से स्पर्म को ले रहे हैं, फीमेल के बॉडी से ओवम को ले रहे हैं। ओवम को लेकर फैलोपियन ट्यूब में या पेट्री डिश में इसमें इकट्ठा कर रहा हो, पेट्री डिश में क्या कर रहा हो? फर्टिलाइजेशन कराने से पहले ओवम को और स्पर्म को किस में रखा जाता है? इंक्यूबेशन में हीट दिया जाता है, जिसमें उसको कितने देर रख रहा हो? 4 से 6 घंटे के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन के कैपेबल हो सके। वो कितना टेम्परेचर पर? बॉडी टेम्परेचर पर। किसने? 37 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों को पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन कराते हो आउटसाइड द बॉडी, इसलिए इसे बोल रहे हो क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसे 18 घंटों के लिए लगभग छोड़ दिया जाता है। कुछ समय में 48 घंटे भी छोड़ दिए जाते हैं अगर वो स्लो प्रोसेस हो जाता है तो। 18 घंटों के बाद ये डिवाइड होता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज में। और इस 8 सेल स्टेज को लेप्रोस्कोपी के द्वारा कैथेटर ट्यूब की सहायता से ट्रांसफर करते हो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। और जैसे ही ट्रांसफर करते हो ये 16 सेल स्टेज में डिवाइड होगा, क्योंकि इसके बाद की अवस्थाएं तो आती ही हैं। इसे ब्लास्टोमियर भी कहते हो, ब्लास्टोमियर भी बोलते हो। और जैसे ही 16 सेल स्टेज में डिवाइड होगा ये ट्रांसफर होगा फीमेल के यूट्रस में, और यूट्रस के इंडोमेट्रियम से या अंदर वाले लेयर से आके इम्प्लांट कर जाएगा, और उस प्रोसेस को कहते हो इम्प्लांटेशन। और एक फीमेल एक नॉर्मल बेबी को पूरे 9 महीने के प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगी? जन्म देगी। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हो? जिफ्ट। ढूंढा किसने था? डेवराफ एटल ने 1986 में। तो ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। अब हम आ रहे हैं इस पे, जिफ्ट पे। उसके लिए बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, तो 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक, नहीं समझ में आएगा तुरंत मैसेज में लिखिएगा, अगले दिन हम उसको सही करेंगे कि क्या दिक्कतें हैं और मुझे किस चीज़ों पे चेंजेस लाने चाहिए। ठीक, अब फिलहाल इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसको हम हटा दें। ठीक है, ठीक। अगला प्रोसेस क्या है? जिफ्ट। इसको हम लोग कहते हैं गैमीट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसको किसने खोजा था? एरहेटल ने। कब? 1984 और 85 के टाइम पे। इसमें कह रहा है कि जो कपल हैं उसमें जो मेल हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, मेल कैसे हैं? नॉर्मल है। लेकिन जो फीमेल हैं ये इनके बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, एबनॉर्मल है वो। तो हम किसी को ले आएंगे क्या? डोनर फीमेल। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, डोनर फीमेल। अच्छा हाँ, जब भी डोनर की बात आएगी तो ऐसे ही उठा के किसी के स्पर्म या ओवम को नहीं दिया जाता है। जो कपल होंगे उनके बॉडी के स्किन का कलर कहने का मतलब, हाइट, चेहरे का साइज, ये सब मिला के स्पर्म को दिया जाता है स्पर्म बैंक से। उसका रीज़न ये है कि अगर इन दोनों का शकल अलग हो, बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो और उन दोनों से पूरी तरीके से डिफरेंट बेबी हो जाएगा तो दिखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अलग बात है वो। तो इस केस में डोनर फीमेल को लेके इसके बॉडी से इसके भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखकर ओवुलेशन के टाइम पर क्या करेंगे? ओवम को बाहर निकाल लेंगे। ठीक, और इस हस्बैंड तो नॉर्मल थे, मास्टरबेशन के प्रोसेस के द्वारा इनके बॉडी से क्या लिया जाएगा? स्पर्म।
और इसको भी उसी पेट्री डिश में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और जो सेल बनेगा पेट्री डिश में पहला उसे बोलोगे जाइगोट। अब क्या करेंगे इस केस में, जाइगोट, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है गैमेट्स, और अभी हम क्या लिख रहे हैं जाइगोट। तो अगर जाइगोट को उठाए और हम किसी फीमेल के यूट्रस में यहाँ पे डाल दें या फैलोपियन ट्यूब में डाल दें तो उसे कहोगे क्या, जिफ्ट। इसमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि हमको फर्टिलाइजेशन नहीं कराना है। क्या करोगे कि फीमेल के बॉडी से ओवा लोगे और मेल के बॉडी से क्या लोगे, स्पर्म। दोनों को इकट्ठा करोगे और लेप्रोस्कोप की सहायता से इस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे। क्योंकि इनके बॉडी में ओवम नहीं बन रहा है खाली, पर इनका यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब पूरी तरीके से ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे, सीधे गैमेट्स को क्या कर रहे हैं, इनके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिए। अब इनका जो यूट्रस होगा फैलोपियन ट्यूब, तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसे कहते हो फिम्ब्री। उसके बाद स्ट्रक्चर आता है इनफंडीबुलम। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है एम्पुला, उसके बाद इस्थमस, अब दोनों को मिला के कहते हो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। यहाँ दोनों पहुंचे स्पर्म और ओम दोनों आपस में मिलेंगे, होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। ये डिवाइड होगा 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, और फिर यूट्रस के इंडोमेट्रियम से अंदर वाला जो लेयर है तीसरा उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम, और यूट्रस के इंडोमेट्रियम से आकर क्या होगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के प्रोसेस को कहोगे इम्प्लांटेशन, जिसके कारण क्या होगा, एक इम्प्लांटेशन हो जाएगा और 9 महीने के बाद एक ये फुल्ली ग्रोड बेबी को क्या करेंगे, इन्फेंट को या नवजात से जिसको कह रहे हैं उसको जन्म देंगे। तो जिफ्ट वाले के केस में हम जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हैं या 8 सेल स्टेज को, या ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर करते थे। पर गैमेट्स वाले हिस्से में हम लोग क्या, सॉरी जिफ्ट वाले हिस्से में हम लोग क्या कर रहे हैं, गैमेट्स ट्रांसफर करते हैं कहाँ, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। बस इतना सही फर्क है। और बचा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जब मेल के बॉडी में या फीमेल के बॉडी में कोई दिक्कतें ऐसी हैं जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो इससे बचने के लिए हम जो तकनीक अपनाते हैं उसे बोलते हो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, और जिसमें हम फर्टिलाइजेशन को शरीर से बाहर कराते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो कहाँ पे किए जाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर या हॉस्पिटल में। किसके द्वारा किया जाता है, एक ऐसे डॉक्टर के द्वारा जो पूरी तरीके से इस चीज़ में पूरी चीज़ें क्या बोलते हैं डेवलप है या सीखा हुआ है। तो ठीक है, इतनी विधियाँ थी, इसको समझने में आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर आगे मिलते हैं कभी, बाय, गुड नाइट।